बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के दौरान सिफारती मिशन के लिए कायम करदा पार्लिमानी कमेटी का गैर मुल्की दौरों का शेड्यूल फाइनल हो गया है, जिसके मुताबिक बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में वक्त 30 मई को अमरीका रवाना होगा। जबकि दूसरी जानिब PTI की मरकजी क़यादत ने कहा है कि बानी के खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे हैं, इंसाफ करें और जल्द फैसले करें। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, पाक भारत कशीदगी के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द सिफारती मिशन पर 30 मई को अमरीका रवाना होगा। अहम मुलाकातें भी होंगी, कितना अहम है ये? देखिए, ये ज़ाहिर है इस वक्त एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो है वो सफारतकारी भी हो रही है, और साथ ही जो कल भारतीय वज़ीर आज़म ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है उसके ऊपर तो बहुत ही हैरत है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। अब ये तो उनका एक असलूब है। ज़ाहिर सी बात है कि अब एक नदामत है, एक शर्मिंदगी है, एक शिकस्त खुर्दा शख्स जो है वो, जिसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, अवाम सवाल कर रहे हैं, दुनिया सवाल पूछ रही है, तो वो फिर इस तरह की ज़बान अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो बाकी जो है वो शशि थरूर साहब और बाकी इनके जितने डेलीगेशंस गए थे, शशि थरूर जो है उन्हीं का अहम था कि वो बाहर जाके क्या बात करते हैं, तो वो दौरा मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। और वो जो हैं अमेरिका में उनकी किसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी शख्स से मुलाकात नहीं हुई। फिर वो उसके बाद लैटिन अमेरिका चले गए, वहाँ से वो पनामा में हैं आज, और कल भी और परसों उनकी वतन वापसी हो जाएगी भारत। तो उन्होंने इस दौरान उनकी जो एक वीडियो सामने आ गई, अब उसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने वहीं बात की ट्रंप के बारे में। कुछ कह रहे हैं कि ये जब भारत में पिछले साल कोई लिटरेरी फेस्टिवल था उसमें इन्होंने बात की थी। लेकिन ये है कि ये जब भी की थी ट्रंप के बारे में की थी और ट्रंप तक पहुंच चुकी है, तो वो बेहतर यही था कि वो वहाँ से इनके जो सफारतकार हैं उन्होंने कहा कि अब बेहतर है कि कोशिश ना ही करें। और किसी भी कांग्रेसमैन भी देखें, ये जो एक इनकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है अमेरिकन की, जिसमें ये कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना और पाकिस्तान है। उसके बाद दुनिया इस कतराएगी इस बात से, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जब आप के बारे में ये तासुर चला जाए कि जी आप चाइना से, पाकिस्तान से, अपने पड़ोसियों से लड़ रहे हैं और अमेरिका भी आपके साथ नहीं, तो दुनिया फिर आहिस्ता आहिस्ता आपसे पीछे हटती है। तो ये वही सूरत हाल पैदा हो गई है। देखें, आज ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं, आर्मी चीफ, तो उनके वहीं पे मौजूद हैं, जिनसे आसिम मुनीर साहब की मुलाकात आज हुई है वहाँ पे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बाद में बात करता हूँ। लेकिन उनके जो सिक्योरिटी चीफ हैं वो तो मौजूद हैं मॉस्को में, लेकिन वहाँ पे अजित दोवल नहीं गए, और उन्होंने इसलिए जाना था कि S-400 की जो बाकी, कल भी मैंने बात की थी, बाकी S-400 जो है वहाँ से लिए जाएँ, लेकिन वो जो है वो वहाँ पे बात नहीं बनी। अच्छा, ये जो दौरा है ना, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ उनकी काबीना के अरकान और जनाब आसिम मुनीर साहब, ये दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ईरान के साथ हमारे एक गलत फहमियाँ कभी रहीं, कभी ये गलत फहमियाँ जो हैं वो उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन वो पैदा हो भी जाती हैं, करवाई भी जाती हैं। बाज़ दफ़ा जो है ना वो थर्ड फोर्सेस भी बरादर ममालिक के दरमियान जो है, जैसे बहुत अच्छे ताल्लुकात ईरान से हमारे रहे, लेकिन कभी कभी किसी बात पे गलत फहमी भी हुई, तो उसमें बहुत ज़रूरी था इस वक्त यहाँ पे ईरान जाना, और वहाँ पे जो है वो मतलब सिविलियन सतह पर भी और इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर भी उनसे बातचीत होना, और ये इसके बड़े दूरस असरात होंगे, और ये बहुत अच्छा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज जो है वो जो आज़रबाईजान का दौरा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो इसके बारे में जो टर्की, अब ये बड़ा हिस्टोरिकल इस सेंस में, मैं यानी ज़ाहिर पाकिस्तान एक ख़ास इस वक्त सूरत हाल, उसके टर्की का जो मीडिया है, मैं 20th स्लाइड 19th और 20th अगर कोट करूं, वो ये कह रहे हैं कि अर्दोगन, एलियेव
और शरीफ टू इनाग्रेट आज़रबाईजान लचन एयरपोर्ट। एक एयरपोर्ट है आज़रबाईजान में जिसका इफ्तिताह 3 शख्सियात करेंगी, प्रेसिडेंट अर्दोगन, पाकिस्तान से शहबाज शरीफ और अलीयव जो हैं वो जो वहाँ के। अच्छा, अब ये जो एयरपोर्ट है लचन एयरपोर्ट, ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आज़रबाईजान का, और ये उन इलाकों में है, ये वो इलाके हैं लचन के जहाँ पर जो है वो जो आर्मीनिया से लिए थे। सही। जो 2020 की जंग आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान हुई थी, तो जो इलाके आज़रबाईजान ने जिन इलाकों को वापस लिया था वो हमेशा क्लेम करता रहा आज़रबाईजान के हमारे इलाके थे, आर्मीनिया से उन्होंने ले लिए। तो उन इलाकों में तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका इफ्तिताह 3 मुल्कों के जो सरबराहान कर रहे हैं। तो ये एक तरह से मज़ीद जो आज़रबाईजान और तुर्किया के साथ हमारा एक रिश्ता और ताल्लुक़ रहा है उसमें ये मज़ीद एक कदम और आगे होगा। अच्छा, इसमें तो शशि थरूर का तो वो दौरा तो बिल्कुल ही नाकाम हो गया, और ख़ास तौर पे ये जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अजीब सी बातें नरेंद्र मोदी, मैं अब इनके बारे में मज़ीद क्या बात करूं। ये जो है, लेकिन इसमें यह है कि ये कोई अगली जंग छेड़ेंगे, क्या करेंगे, उस वक्त तक ये नहीं करेंगे। ज़ाहिर है इलेक्शंस की बात, कभी यात्रा शुरू हो जाती है, कभी वो मन की बात आ जाती है, कभी वो मतलब अजब सा एक मामला है जिसमें बुनियादी सवालात जो हैं वो अपनी जगह चले गए, छुप गए कि भाई हुआ क्या था 22 तारीख को, और 22 तारीख के बाद से क्या हुआ था। आज तक 22 तारीख के बाद से हुआ क्या है। वो जयशंकर भी कहीं गायब है, जयशंकर भी कहीं आखिरी दफ़ा मेरे ख्याल से नीदरलैंड में नज़र आए थे, उसके बाद उनका भी कुछ नहीं पता। तो बाकी अब ये है कि गालम गलूच और धमकियाँ और ये आज उनकी मैं सुन रहा था खिताब, उन्होंने कहा कि ये जो भी कुछ आप इस्तेमाल करें तो वो भारत का बना हुआ करें, मतलब आप यहाँ पे मेड इन इंडिया इस्तेमाल करें। अब ये बात कहने को तो बहुत अच्छी है, लेकिन मसला ये है कि क्या चाइना से आप अपनी तिजारत बंद कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते जी। तो चाइना से नहीं कर सकते। चाइना का मेरे ख्याल से इन्होंने नाम भी नहीं लिया अभी तक इन्होंने, मोदी जी ने। तो ये जो है ये बस एक ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी इसको कह लें, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ जो तजदीद है अपने ताल्लुकात की, वो इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में और ममालिक का दौरा भी पाकिस्तान की तरफ से हो। अभी बिलावल साहब वहाँ जा रहे हैं, हिना रवानी खर साहिबा उनके साथ हैं, जिलानी साहब उनके साथ हैं, बड़ा ज़बरदस्त डेलीगेशन, और खुरम दस्तगी साहब। तो ये जाके वहाँ पे किस तरह से बात करते हैं, क्या बात करते हैं। और कुछ शख्सियात मेरा ख्याल है कि अपने ज़ाती हवालों से भी मुल्क से बाहर हैं, यानी एक तो सरकार के हवाले से हैं, लेकिन कुछ और शख्सियात भी, मेरा ख्याल है मुशाहिद हुसैन साहब भी मुल्क से बाहर है गालिबन, और भी कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे हैं, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में या जिससे उसमें पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये। अच्छा, तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त एक हिजान का शिकार है, और बड़ी कत्ल गारत हो रही है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान जो है उसके वो एक बहुत बड़े ख़तरे से निकला है। अभी पिछला 1 महीना जो है ये बहुत बड़े ख़तरे से निकला है, और बल्कि इसको 1 महीने से भी आप अगर बढ़ा दें, और इसमें जो बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो रही थी उसको भी जोड़ दें, तो एक बहुत बड़ा, और उसके बाद के वाक़यात को जोड़ें आप, तो ये जो है ये बहुत बड़े ख़तरात से पाकिस्तान निकला है, या निकल रहा है, या निकलेगा इंशाल्लाह आगे आने दिनों में, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो ये भी है ना कि आप जो हैं वो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपके साथ खड़े हो गए, यानी इस वक्त में आपके साथ खड़े हो, खुल के साथ खड़े हुए। उन्होंने अपनी जो है वो कितना नफ़ा नुकसान होता है उसको एक तरफ रखा और आपके साथ खड़े हो गए, तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। दूसरा ये है कि भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है, कहाँ गया, कैसे हुआ, तो वो भी नहीं, कुछ सर पैर ही नहीं पता चल रहा कि हुआ क्या है। राफेल गिरे नहीं गिरे, उन्हें कुछ लॉसेस तो होते हैं ना जंगों के दौरान, ये उनके तर्जुमान का बयान था, कुछ नुकसानात तो होते हैं ना, तो वो क्या नुकसानात हुए भाई बदल। लेकिन मैंने कहा ना अब उससे बात हम आगे निकालते हैं। कोई बात अगर ऐसी होती है जिसमें उनका डिस्कशन ज़रूरी होता है तो हम करेंगे, वरना भारत जो है ना वो भारत तो नहीं कहूँगा मैं, मोदी सरकार, भारत में तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, मैं भारत के लोगों को बहुत अलग करता हूँ।
ये मोदी जी से, ये जो इंतहा पसंद आरएसएस के लोग हैं, इनसे बिल्कुल भारत के लोग बड़े सेंसेबल हैं और बड़े सवालात उठा रहे हैं, जो हम चला भी रहे हैं मीडिया पे। और उनके जो लोग हैं और वो बहुत और वही ज़ाहिर है कि इस मसले को हल करेंगे कि भाई क्या उनकी क़यादत ऐसी होनी चाहिए जो मुल्क को बिल्कुल एक तरफ ले जाए और एक तरफ ले जाके वो खड़ा कर दे और किसी भी सवाल का जवाब ना हो। एक वाक़या बड़ा अजब पेश आया है और वो वाक़या जो है ये चंद दिनों पहले पेश आया है, लेकिन इसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा नहीं की, हमने भी नहीं की, क्योंकि इसका कोई आप यूँ समझें कि इसका कोई सर पैर नहीं था। इस बात का बज़ाहिर जो है वो सर पैर नहीं था कि इसको एक आम सा वाक़या सबने समझा और उसके बाद लोग आगे चले। और वो जो है वो ये हुआ कि 20 तारीख को, 20 मई को, अब देखें उधर से भी हमले हो रहे हैं, रशिया से भी यूक्रेन पे, यूक्रेन से भी हमले हो रहे थे चंद रोज़ पहले तक। लेकिन 20 तारीख को ये हुआ कि वहाँ पर जो है वो एक दौरा कर्स्क के इलाके में, कर्स्क का जो इलाका है वो वहाँ पर जो जहाँ पे काफ़ी यूक्रेन ने कब्ज़ा कर लिया था उनकी फ़ौज ने, तो वो रशियंस ने उनको पीछे धकेल दिया। उसके बाद 20 तारीख को खामोशी से, यानी बहुत ही क्लासिफाइड, 20 तारीख को प्रेसिडेंट पुतिन ने वहाँ का दौरा किया। अच्छा, ये दौरे की अनाउंसमेंट नहीं थी, किसी को भी इल्म नहीं था कि प्रेसिडेंट पुतिन अचानक जो है कर्स्क के इलाके का दौरा करेंगे। जब वो कर्स्क के इलाके में पहुंचे तो वहाँ पर अचानक उनके हेलीकॉप्टर्स को, उनका जो हेलीकॉप्टर था उसको निशाना बनाया गया और उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, प्रेसिडेंट पुतिन को। अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो बहरहाल अब इसका ऐलान जो है उन्होंने 21 मई को किया कि प्रेसिडेंट पुतिन ने वहाँ का दौरा किया, लेकिन उसके बाद ही हुआ कि वहाँ से फिर जो पिछले 3-4 दिनों में शदीद हमले हुए यूक्रेन पे, और दरमियान में फिर ये भी जिक्र आया कि अच्छा, ये उस दिन का मैं ये अगर टास्क को तुम दिखा सकें, पुतिन्स हेलीकॉप्टर एट एपिसेंटर ऑफ यूक्रेन्स ड्रोन अटैक ड्यूरिंग विजिट टू कर्स्क एरिया रीजन। अच्छा, ये खबर उन्होंने बाद में दी है, अब दी है खबर ये, ठीक है, लेकिन ये वाक़या पहले पेश आ चुका है कि प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर उनको जो है वो उनको वहाँ पे कत्ल करने की कोशिश की है। अच्छा, इससे पहले जो ज़ेलेंस्की हैं, वो ज़ाहिर जंग है तो ज़ेलेंस्की, मैं न्यूज़ भी कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा यूक्रेन हैज़ एवरी राइट टू किल पुतिन गिवन द अपॉर्चुनिटी, हमें मौका मिला तो हम मार देंगे। ये जो जंग के दरमियान में 2-3 दफ़ा ये बात कर चुके हैं, ये 2023 में भी बात की थी, 24 में भी उन्होंने बात की थी कि पुतिन, हमें मौका मिला तो हम पुतिन को मार देंगे। अच्छा, अब न्यूयॉर्क पोस्ट इसको इस तरह से कह रहा है, थर्ड पुतिन्स हेलीकॉप्टर केम अंडर फायर फ्रॉम यूक्रेनियन ड्रोन्स ड्यूरिंग क्रेमलिन एडमिट्स। अच्छा, लेकिन उसका जो नतीजा है, उसका नतीजा ये निकला है कि एकदम सूरत हाल एक्सकेलेट हो गई है, क्योंकि रशिया जो पब्लिक में ये बात नहीं हो रही, लेकिन रशियंस ये कह रहे हैं अपनी प्राइवेट चैट में वहाँ पे, या जो बात हुई कुछ लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि जो ब्लैक सी और उसके साथ बल्गारिया, पोलैंड, वहाँ पे आसपास जो है वो वेस्टर्न जो मगरबी ममालिक की इंटेलिजेंस अभी भी काम कर रही है और वो यूक्रेन को इतलात फराम कर रही थी, इंटेलिजेंस दे रही थी कि ये जो हेलीकॉप्टर आ रहा है इसमें प्रेसिडेंट पुतिन है तो इसको हिट करो। अच्छा, ये जो है, और इसके साथ ये भी बड़ा, यानी वहाँ पे वो कन्विंस्ड हैं इस बात पे रशियंस कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं पता, उनके अंडर या उनके दाएं बाएं कोई डीप स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसने प्रेसिडेंट पुतिन को निशाना बनाने की कोशिश की है, या कोई बाकियात हैं या क्या, क्योंकि वो तो अपना दोस्त कहते हैं पुतिन को, तो जंग बंद करवाना चाह रहे हैं, तो पुतिन को कत्ल करने की कोशिश हुई। उसके बाद उन्होंने ये सारा मामला जो हुआ है ना कि ड्रोन अटैक्स किए, फिर उन्होंने कहा कि मैं बफर जोन सुमे के इलाके में बनाऊंगा, फिर ये दूसरा नक्शा आया दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से कि पूरा जो इलाका है वो बफर जोन बन जाएगा, और यहाँ से तो वो जो शिद्दत आई है वो इसलिए आई है। और दरमियान में प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ये भी कह दिया कि चूँकि अच्छा, जो जर्मन चांसलर हैं, उन्होंने
उन्होंने बरतानिया ने और बाकी जो EU के ममालिक हैं उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है वो जो देने के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी उसको हटा दी है। यूक्रेन को अब असला देने का उन्होंने फैसला किया और वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ही दबाव डाल रहे हैं कि आप भी जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है वो दें मज़ीद, और आप जो हैं वो रशिया के ऊपर पाबंदियां भी लगाएं, जो कि हमने लगाई हैं और आपने नहीं लगाई। तो एक प्रेशर जो है, और उसमें कुछ जो आप कहें कि वो पुराने डीप स्टेट को तोड़ने के लिए वो लड़ रहे हैं, तो वो डीप स्टेट जो है वो उसके ऊपर उसमें भी उनको कहा जा रहा है कि नहीं आप लगाएं, और ये वो सारा। और साथ ही जो है तो ये एक बड़ा एक खौफनाक मामला है, जो एक बड़ी आप समझें कि शायद एक बड़ी जंग का की सूरत हाल पैदा हो जाती अगर प्रेसिडेंट पुतिन को इस मरहले पे निशाना बनाया जाता, उनके हेलीकॉप्टर को। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि अब ये फिर ड्रोन्स की, और इसमें जो आप समझें कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और ड्रोन स्वार्मिंग और ये सारे जो हैं, और इसमें ये सारे जो हैं ये दोबारा मैदान में आ गए हैं। इनकी जो आने वाले दिनों में, क्योंकि जंग तो अभी ख़त्म होती है मैं नज़र नहीं आ रही, जंग तो तेज़ हो गई दोबारा से, क्योंकि वो अगर आगे आते हैं तो यानी अगर वो आगे से मुराद ये कि अगर वो आगे आते हैं, बहुत ज़्यादा रशिया के लोग आगे आते हैं, तो फिर वो किस तरह से कितने अरसे में वो, मतलब आज कीव को उन्होंने निशाना बनाया है ना, कीव के ऊपर अब कीव पे अटैक हो रहा है जो कि दारुल हुकूमत है यूक्रेन का। तो यहाँ से जर्मन्स और बरतानिया और फ्रांस और ये सारे मुल्क जो हैं ये कह रहे हैं हम तो लड़ेंगे, चाहे अब चूँकि लड़ेंगे इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि पुतिन आगे जो है वो यूरोप की तरफ बढ़ेंगे, और क्योंकि यूरोप ने अब जाहिर है कि उन पर अटैक हुआ है, उनकी जान लेने की कोशिश हुई है, तो वो तो आगे जाएंगे। ये बात जो है ये शी जिनपिंग और बाकी लोग जितने हैं उन तक, उनको भी इल्म है इस बात का कि ये प्रेसिडेंट पुतिन को असैसिनेट करने की कोशिश हुई है। अच्छा, अब इसमें तो एक तो बात ये हुई, इसको यहीं पे हम रखते हैं। अच्छा जी, ये जो ड्रोन्स वगैरह की बात चल रही है ना, थार्ड फेल हो गया और थार्ड सिस्टम नहीं चला, पैट्रियट उधर यूक्रेन में नहीं चले, उधर अगर इतने सारे रशियंस जो हैं वो ड्रोन गिर रहे हैं आके और मिसाइल, तो इसका मतलब पैट्रियट बैटरीज वहाँ पे नहीं चली। इस तरह थार्ड बैटरीज यहाँ पे नहीं चली, जिनमें से एक बैटरी तो साउथ कोरिया से लेकर वहाँ पे मूव की थी इसराइल। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि मैं एक गोल्डन डोम बनाऊंगा। अच्छा, गोल्डन डोम जो है ये अब ये जो है ये बनेगा कोई 7, 8, 10 सालों में, और ये जो है अगर हम इसको देखें गोल्डन डोम को, तो ये तो बहुत ही टेक्निकली उसमें SDA ट्रांसपोर्ट, SDA MWMT फायर कंट्रोल, यानी एक बड़ा पेचीदा सा सिस्टम है। ये पूरी दुनिया का एक होता ना कि पूरा एक, और ये उसकी एबिलिटीज़ हैं, और ये जो है ये अब इसके ऊपर जो लागत है देखें, इसकी जो लागत है ना एक गोल्डन डोम की, वो है $175 बिलियन। ये मैं space.com को कोट कर रहा हूँ, 47th 175 बिलियन। तो उसका उन्होंने US स्पेस के फोर्ज जो वहाँ के जर्नल हैं उनको ये गोल्डन डोम डिफेंस का इंचार्ज भी बना दिए। इशू ये है कि ये 175 बिलियन डॉलर्स का है, तो इतना महंगा जो डिफेंस सिस्टम है, क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प दूसरे मुल्कों से भी कहेंगे कि आप ये हमसे ख़रीदें, क्योंकि आपको ख़तरा है और थार्ड मिसाइल और पैट्रियट तो काम नहीं कर रहे, आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा है कि आप एक ये हमारा गोल्डन डोम लें, ये नया आ रहा है हमारा गोल्डन डोम। तो ये गोल्डन डोम जो है इसकी आप सिर्फ प्राइस देखें, अभी जो इसकी लागत है वो 175 बिलियन डॉलर्स है। तो ये अभी इसका काम शुरू हो गया है, तो अब ऑर्डर्स लेंगे, अच्छा आपको चाहिए, अच्छा आपको चाहिए, आपको चाहिए, यूरोप को चाहिए, इधर मोदी जी को तो डेफिनेटली चाहिए, इंडिया को तो चाहिए ही चाहिए ना। अभी तो एयर डिफेंस का इनका बड़ा मसला है, तो मेरा ख्याल से आयरन डोम भी खरीदें, 175 बिलियन डॉलर्स का तो बहुत अच्छा है, खरीदा ही खरीदे, इनको तो बेचना ही बेचना है, क्योंकि इतने सारे दुश्मन है आसपास देखे ना, चाइना आगे पीछे, पाकिस्तान, तो तुर्की भी आ गया है उधर से, तो ये देखें ना अब ये क्या टोपी है, 175 बिलियन डॉलर्स का
वो कहते हैं कि मैं ड्रोन बनाऊंगा, बजाय इसके कि छोटे वो ड्रोन सिस्टम्स बनाएं और छोटे वो कम कीमत पे उन्होंने $175 बिलियन का आयरन डोम बनाने का ऐलान कर दिया। तो एक तो ये है कि दूसरा जो है एक इजलास हो रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं। ये मैं यूरोप पे या गज़ा में बहुत तेज़ इवेंट्स हो रहे हैं और ईरान के साथ भी, लेकिन उसको मैं किसी तरह से भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि मलाइशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में इजलास हो रहा है आसियान का। अच्छा, आसियान का इजलास तो ठीक है, वो खुद आसियान के मुल्क हैं, तो 10 ममालिक हैं आसियान के। तो 10 ममालिक जो हैं वो उसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, मलाइशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस और लाओस, ये मुल्क हैं। तो इनका इजलास हो रहा है आसियान का, और ये इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है, ठीक है, कि अगर ये जो है ये वहाँ पे मलेशिया में हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें चाइना भी है, यानी चाइना के जो वज़ीर आज़म हैं ली क्वांग, वो वहाँ पहुँचे हैं। तो ये चाइना और आसियान का इजलास हो गया, चाइना और आसियान का इजलास हो गया। लेकिन इसमें एक और अनहोनी बात है। अच्छा, ये भी कोई चाइना के आसियान के साथ तो बहुत मीटिंग्स होती हैं, लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है कि चाइना, आसियान और जीसीसी, ये खलीजी ताउन काउंसिल के रहनुमा भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये पहली दफ़ा तारीख़ में चाइना, आसियान और जीसीसी का मुश्तरका इजलास हो रहा है। सही। अच्छा, और उसमें जो है वो जो अनवर इब्राहिम है मलेशिया के वज़ीर, वो वहाँ पे मेज़बान है, और उसमें सुल्तान ऑफ ब्रुनाई जो है उनकी कुछ तबीयत नासाज है आज, लेकिन हमारी दुआएं उनके साथ हैं, वो थकावट की वजह से शायद किसी हो। और कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपीन, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, सारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। लेकिन जो जीसीसी का आना है, देखिए ना, 6 ममालिक तो जीसीसी के हैं ना, ये हम सबको पता है, कोई बताने, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात। तो इन मुल्कों की तरफ से जो है वो बहरीन के तो वली अहद हैं सलमान बिन हमाद अल खलीफा, कुवैत के भी वली अहद हैं शेख सबा खालिद अल हमाद सबा, ओमान के नायब वज़ीर आज़म हैं सैयद असद बिन तारिक सईद, सऊदी अरेबिया की नुमाइंदगी जो वहाँ पे वली अहद और वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद बिन सुलेमान MBS, उनकी नुमाइंदगी जो है वो वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान कर रहे हैं। और UAE की नुमाइंदगी जो है वो रासुल खैमा के जो रूलर हैं शेख सऊद बिन सकर अल कासमी, वो जो हैं वो वहाँ पे कर रहे हैं। ली क्वांग चाइना से आए हुए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें अमीर कतर मौजूद हैं। मलेशिया में अमीर कतर जो हैं, इन तमाम यानी जो GCC के ममालिक, तमाम ममालिक की तरफ से जो शेख तमीम बिन हमाद सानी हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये चाइना, आसियान और GCC, चाइना, आसियान और GCC, इनके ममालिक क्या पहली दफ़ा ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें ये सारे मौजूद हैं, और ये मलेशिया में मौजूद हैं, और चाइना के वज़ीर आज़म पहुँचे हुए हैं वहाँ। अच्छा, तो अब ये ज़हन में रखें कि जो ये आसियान के मुल्क हैं ना, ये वो ममालिक हैं जैसे वियतनाम हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, जिनके ऊपर ये सब ये टैरिफ्स वेरिफ्स और ये सारे आयद हुए थे, और ये आसियान के मुल्कों में इतनी मोहब्बत है इन मुल्कों में आपस में कि ये किसी सूरत इनकी आपस में लड़ाई नहीं होती। ये अगर आप देखें ना, दुनिया में सारे EU में फटे पड़े हुए हैं, कोई नेटो में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये कभी अरब लीग में कोई मसला हो गया। आसियान के मुल्क जो है ना आपस में इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं कि उनकी तिजारत भी सबसे ज़्यादा है। बहुत पुरसकून इलाका, अगर दुनिया का आप कहें ना कि कौन सा इत्तेहाद सबसे ज़्यादा पुरसकून इत्तेहाद है, तो वो आपको आसियान के मुल्कों में नज़र आता है। तो वहाँ पर अब GCC के रहनुमाओं का आना और साथ ही चाइना का होना, ये इजलास बहुत अहम है। और देखते हैं कि वहाँ से क्या ख़बरें हमारे साथ आती हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात तय हो रहे हैं। मैंने कहा दुनिया में बहुत से नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए दोस्त आपस में, दोस्त अहबाब। अब मुझे बताएं कि इस वक्त भारत में जाके क्या करेगा? वो कह रहे हैं हमारी चाइना से पट है, ये नहीं चाहे हमारी दुश्मनी चाइना से है। तो आप आसियान से, आप GCC आने वाले, और अमेरिका भी साथ नहीं है हमारे, तो वो एक बड़ी अजीब सी पोजीशन में मोदी जी ले गए हैं भारत को।
अच्छा, अब आप आ जाएं कि इधर यहाँ क्या हो रहा है गज़ा में। जी। गज़ा में खून-रेज़ी जारी है और वहाँ पर मैं अगर चंद लम्हे मिल जाएं या वक्फे से वापस आके बात कर लेते हैं। वहाँ पर जो है वो जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने कर यरूशलेम डे पे एक अपनी वीडियो जारी की है जिसमें वो मस्जिद अक्सा के नीचे जो सुरंगें मौजूद हैं, ये मशरकी यरूशलेम में बहुत सारी सुरंगें हैं जी। और लेकिन उन सुरंगों में से एक तो सिलमान सुरंग जो है वो तो अगर हम ये दिखा सकें फोर्थ स्लाइड, तो ये टनल्स हैं, ये मशरकी यरूशलेम में मौजूद हैं और इसमें से दो बड़ी टनल्स हैं। वैसे बयान होता है कि 64 टनल्स हैं इस पूरे इलाके में। कल हमने इसको डिस्कस किया था, कल हमने मुस्लिम क्वार्टर और ये सारा डिस्कस किया था, लेकिन उनकी जो तस्वीर आई है उसमें ये जो इसमें से अगर ब्लू देखें ना, ब्लू, तो ब्लू जो है ये जा रही, ये है जिसको हम कहते हैं सिलमान टनल, और जो रेड है जो बिल्कुल ये मस्जिद अक्सा के बिल्कुल साथ चलते वेस्टर्न वॉल तक आती है, फिर आगे चली जाती है और फिर उसमें से एक तीसरी भी है। तीसरी जो है ये हशमोनियन से आगे नीचे चलती ये टनल यहाँ तक आती है। अच्छा, तो इसको जो है ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये टनल आगे आती है और ये बाहर ये जासूसी के लिए इस्तेमाल होती हैं, इसमें असला जाता है, बहुत कुछ होता है। तो ये अब उनमें से एक टनल जो है उसमें जो सुरंगें हैं नीचे, और इसके बारे में ये है कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए और यहाँ पे दहशत गर्दी करने के लिए ये खोदी जा रही हैं ताकि मस्जिद की जो दीवारें हैं वो कमज़ोर हो जाएं। और तो उनमें से एक टनल के अंदर जो है वो नेतन्याहू खड़े होके वो एक पैगाम दे रहे हैं कि मैं अगले 24 घंटों में, हम ब्रेक के बाद वो बात कर लेते हैं, वो बाकायदा टनल में, वो टनल में अपनी तस्वीर वो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कराई है टनल में कि मैं जो हूँ वो अगले 24 घंटों में आप बहुत अच्छा, मेरी तरफ से बहुत अच्छे ऐलानात सुनेंगे, और फिर वो उन्होंने वीडियो बंद कर दी। लेकिन वो टनल के अंदर इन्होंने एक मैसेज भेजा है कि मैं मस्जिद अक्सा के नीचे जो सुरंगें खोदी हैं सेहूनियों ने, मैं उनमें से एक टनल के अंदर मौजूद हूँ, एक सुरंग के अंदर मौजूद हूँ। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीटीआई की मरकजी क़यादत की जानिब से आज कहा गया कि बानी के खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे, इंसाफ करें, उनकी जान से कहा कि जल्द फैसले लें। देखिए, अदालतों के फैसले बड़े अहम हैं जी, और साथ ही ये कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होती है आने वाले दिनों में। हुकूमत बहुत ज़्यादा पुरइत्माद भी है, लेकिन उनको शायद बहुत ज़्यादा इल्म भी नहीं। जो तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा हैं उनको भी एक फ़ाइनल स्ट्रेटजी का शायद अभी तक इल्म नहीं कि ये तहरीक किस अंदाज में चलेगी क्या, लेकिन अगले चंद दिनों में ये क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊं कि आसियान ममालिक जो हैं जहाँ पे ये इजलास हो रहा है, इसमें से 4 मुल्क ऐसे हैं जो ऑलरेडी ब्रिक्स के पार्टनर्स बन चुके हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड, ये ब्रिक्स के पार्टनर्स बन चुके हैं आसियान ममालिक। जितना ज़्यादा अमेरिका सक इन हो रहा है यूरोप के अंदर एक बार फिर, क्योंकि देखें प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर कातराना हमला, और वो एग्जैक्ट उस वक्त होना जब वो उस इलाके में मौजूद थे जिसके बारे में ऐलान नहीं किया गया था पहले, तो किसने उनको इंटेल दी, क्या हुआ, ये वो बात है जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो क्रेजी वाला ट्वीट किया था ना कि क्रेजी हो गया है पुतिन और मुझे नहीं पता, और ज़ेलेंस्की मुंह खोलता है तो उसके मुंह से हमेशा गलत बातें निकलती हैं। वो जो सोशल ट्रुथ पे उनका एक मैसेज आया था, तो ये आप समझें कि ये उसके बाद जो जिस तरह रिटेलिएट किया है रशिया ने, तो उस दौरान फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप का आता है। इसको देख के अंदाज़ा नहीं होता कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है, और ये मॉस्को में भी ये तासुर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इल्म नहीं था, या कोई मगरबी मुल्क उनके ऊपर उंगली उठाई है रशियंस ने, या ये है कि वो कहते हैं कि कोई ऐसे लोग अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है। इस वक्त पेंटागन है ना, पेंटागन के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना वो फटे पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, और जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं पैटी हेग्सेथ, उनके डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ये पेंटागन है उसमें कोल्ड वॉर चल रही है मुख्तलिफ ऑफिशियल्स के दरमियान।
एक तो यह है कि जो डैन कॉल्डवेन को इन्होंने दो साथियों के साथ अपने, उनके दो साथी थे कॉलिन कैरकॉल, उनके साथ और एक और थे, उनके साथ हटा दिया था अपने ओहदों से। तो उसके बाद ये मामला खड़ा हो गया था कि इनकी क्या जासूसी की गई है, क्योंकि इनकी बाकायदा गुफ्तगू रिकॉर्डिंग्स, ये आगे पीछे क्या बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऑफिस में बैठ के क्या बात कर रहे हैं, तो इनकी बाकायदा जो है वो जासूसी इन अ सेंस के प्रॉपर इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके उसके बाद इनको हटा दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद ये कि कैथी हेग्जेट के जो दो बड़े करीबी इस वक्त साथी हैं, एक तो ये कि फ़ौज में रहे हैं पहले, एरिक ग्रेसी को फ़ौज से आर्मी में रहे हैं और वो इनके राइट हैंड हैं। तो और ये एक तरह से आप समझ लें कि उन्होंने इनको कैथी हेग्जेट को एक साथ काम भी किया है, मुख्तलिफ जगहों में सर्व भी किया है, और वो इनके बड़े करीबी उनके दरमियान। और रिकी बुरनिया जो हैं एक और इनके साथी, उनके दरमियान जो है वो बड़ी सख्त आपस में लड़ाई हो रही है पेंटागन के अंदर। और वो कोल्ड वॉर के नतीजे में जो है वो यह है कि पेंटागन का काम सारा रुका हुआ है, और यहाँ तक रुका हुआ है कि अच्छा, एक तो आपस में हो रही है, पेंटागन में पड़ा हुआ है, पेचा पड़ा हुआ है, और दूसरा ये है कि पेंटागन और वाइट हाउस भी बहुत ज़्यादा इत्मीनान नहीं कर रहा पेंटागन के मौजूदा, यानी वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत से मामलों पे कैथी हेग्जेट को, क्योंकि ये सारा जो भी कुछ हुआ है तो उसके बाद वो इनको भी बहुत ज़्यादा एतमाद में नहीं ले रहे। तो एक मामला जो है वो वहाँ पे विद इन पेंटागन जो है वो काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। अच्छा, और इस पे जो है वो आने वाले दिनों में अब देखें ना, अमेरिकन फ़ौज के अंदर आगे पीछे वो डीप स्टेट, कोई सुपरफिशियल स्टेट, कोई ये कोई वो, तो वो इतने सारे मसाइल जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के। मैंने आपसे बात की थी कि वो नेतन्याहू जो है वो उसने एक सुरंग के, ये जो मस्जिद अक्सा के नीचे ये इन्होंने सुरंगें खोदी हुई हैं सेहूनियों ने, इसलिए कि मस्जिद अक्सा को इनका इरादा है कि आगे जाके उसको नुकसान पहुंचाया जाए, और उसकी जगह थर्ड टेंपल यहाँ पे जो कि गोल्डन गेट से जो वो जब एंटर हों इनके जो जिनको ये इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो एंटर हों तो उस वक्त तक ये मस्जिद अक्सा के नीचे जो है वो ख़ास तौर पे मुस्लिम क्वार्टर जो सलोवेन जो टनल शुरू होती है वो काफ़ी लंबी, और वो फिर मस्जिद अक्सा से आती हुई शुरू होती है वो डमास्कस गेट के पास से। तो उसके वहाँ पर ये इन्होंने एक वीडियो मैसेज कल रिकॉर्ड करवाया, और रिकॉर्ड करवाने के बाद जो है इन्होंने नेतन्याहू ने जारी किया, क्योंकि कल यरूशलेम डे था, ये वही डे था जिस पे वो सारे पहुँचे हुए थे मुस्लिम क्वार्टर में और नारेबाजी कर रहे थे अरबों के ख़िलाफ़। और ये वो यरूशलेम डे जो 67 में जो चला गया था सेहूनियों के पास, जॉर्डन से इसराइल के पास चला गया था, तो वहाँ ये सारे सेहूनी जमा थे। तो एक तो ये दूसरा जो है वो वहाँ पर वो जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशन और जो भी जिसके सरबराहों का स्कैंडल आया कि वो तो स्विट्ज़रलैंड में और जैकवुड डिज़ाइन कर गए, और ये सारा उनकी यहाँ पर वो सीज़ फायर का ऐलान होना था और होना है अभी भी। तो क्रिस्टी नोएम जो उनकी होमलैंड सिक्योरिटी की सरबराह है वो आई, और अब वो मेरे ख्याल से पोलैंड में है, इसराइल से पोलैंड चली गई हैं। तो वहाँ पर उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की, और उस दौरान उन्होंने फॉक्स पे इंटरव्यू दिया, और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात हुई है वो बड़ी तल्ख उनकी बात हुई है, प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू की लड़ाई हुई है बाकायदा टेलीफोन पे, और उसमें ईरान के हवाले से और गज़ा के हवाले से। तो बिल्कुल वो एक उस तरफ खड़े हैं, एक इस तरफ खड़ा है। लेकिन ये कि मैंने आपसे कहा ना कि ये एक बहुत बड़ा, ये सिर्फ सीज़ फायर नहीं है, सीज़ फायर अगर होती है, ऐलान हो जाता है, तो उसके बाद फिर ये फ़लस्तीनी रियासत की तरफ मामला जाएगा, तो ये इतना आसान नहीं है। और उसमें फिर वो जो नेतन्याहू बार बार ये पैगाम कहाँ से दे रहे हैं, गज़ा की तरफ से तो नहीं दे रहे, ये तो दे रहे हैं मगरबी किनारे में, ये तो मस्जिद अक्सा के नहीं, ये तो यानी वो पूरा इलाका जहाँ यहूदी जहाँ पे आबादकार मौजूद हैं, और फिर वहाँ पे जुल्म सितम के पहाड़ जारी हैं, वहाँ पे 70-80 फ़लस्तीनी रात को शहीद हुए हैं। और ख़ास तौर पे एक घर पे जो एक बल्कि घर तो नहीं, एक पनाह ली हुई थी एक स्कूल में एक ख़ानदान ने, तो उस ख़ानदान के ऊपर जब इन्होंने बॉम्बिंग की है तो
तो उसमें से सारे ख़ानदान के लोग उसमें जो हैं वो आग में झुलस गए और उसमें एक बच्ची भाग रही थी। तो उस बच्ची की तस्वीर कहीं से जो है वो सामने आ गई है और वो बच्ची भाग रही थी और वो पीछे उसके ये बच्ची को फिर दूसरी जो उसमें दिखाएं तो वो उसको उठा के लोग लेके जा रहे हैं, तो वो जल भी गई है बुरी तरह से और वो उसके भाई और उसकी माँ और उसके बाप वो अपने सारे ख़ानदान को जलता हुआ देख रही थी। तो एक इस बच्ची को ये तस्वीर में ख़ास से लोगों के, अगर हम इसको बड़ा करें थोड़ा सा, ये हमेशा लोगों के जहनों में ये तस्वीर जो है ये रहेगी। ये वहाँ की बर्बरियत की एक अलामत है। ये बच्ची सब जल गए तो इसको फिर वहाँ से निकाला, तो ये रात को जो है ये वहाँ पे ये सारा मामला पेश आया। अब यह है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन्होंने अचानक, इससे पहले कि सीज़फायर हो या वो पिछले कई हफ्तों से तो लोग भूखे प्यासे बैठे हैं वहाँ पे, तो इन्होंने आज अभी शाम को ये किया है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इसराइल की अपनी थी, उसके ज़रिए इन्होंने खाना अंदर भेज दिया। कई ट्रक अंदर दाखिल हो गए हैं और खाने के साथ, तो भूखे लोग वहाँ पे कई हफ्तों से महीनों से वो वहाँ पे लोग उतर के उनको पानी पिला रहे हैं, लोग उतर के खाना दे रहे हैं, लोग खाना ले रहे हैं। अच्छा, लोगों को बिल्कुल पता नहीं है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के लोग हैं, कौन से लोग हैं, और इस ना भी सीज़फायर हुआ है। अच्छा, वहाँ पे ये ऐलान इन्होंने कर दिया है कि ये खाना अंदर पहुँच रहा है, ना कोई बिजली है, ना कोई वहाँ पे कोई ज़राया अबलाग मौजूद हैं। तो वहाँ इन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को अचानक अभी खोल दिए शाम को कि आप दाखिल हो जाएं और जितने गज़ा में लोग हैं उनको खाना और पीना और खुराक, और ये अब एक ये बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। अचानक हुआ है ना, चूँकि ये ख़तरा ही पैदा हो गया है कि उसमें जहर तो नहीं है या उसमें कोई और चीज़ तो नहीं है जिसमें गज़ा के अंदर वो जेनोसाइड तो पहले ही हो चुका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन यह है कि कत्लेआम तो कोई ऐसा तो नहीं हो गया कि, तो एक प्रेशर शदीद दबाव में। ये देखें, मैं आपको एक सिर्फ बात ही बताऊँ, ये मामला इसलिए आगे ये ख़राबी आपको नज़र आ रही है ना, रोज़ शहादतें हो रही हैं 50-60, ये इसमें स्टीव विटकॉफ और एडम बॉयलर और जो ये सारी जो शख्सियात हैं, ये आप जहन में रखें कि ये उसमें ज़ामिन हैं, ये ज़ामिन हैं। मतलब जो इसराइल है वो एक उन्होंने रनवे उसका एयरक्राफ्ट कैरियर या आपके जो भी कह लें बना के रखा था कि सब पे नज़र रखेंगे इस इलाके में और ये सारे, लेकिन ये है कि अब इसराइल जो है ना वो, और उसको न्यूक्लियर भी बना दिया, उसको ये भी कर दिया, उसको पैसे भी दे रहे हैं, उसको सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो मरहला आ गया है ना कि रियासत का ऐलान होना, जिस रियासत को फ्रांस ने कहा है हम ऐलान करने जा रहे हैं, स्पेन ने कहा है हम ऐलान करने जा रहे हैं, बरतानिया कह रहा है हम ऐलान कर देंगे किसी वक्त, यूरोप के मुल्क खड़े हो रहे हैं ऐलान करने के लिए, और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं उनकी इज़्ज़त दांव पे लगी हुई है कि मैंने स्टीव विटकॉफ को, एडम बॉयलर को, अपने दोस्तों को, बिजनेसमैन को, ये पैसे पहुँचे नहीं हैं उनके पास, ये आप छोड़ दें ये डोम वोम कब बनेंगे, ये पैसे अभी जाने हैं, अभी तो सिर्फ जहाज़ गया है, तो वो जो है अभी तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और इन्वेस्टमेंट्स मशरूत हैं इन्वेस्टमेंट्स। मैंने आपसे कहा ना प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ आए हैं, वो इसराइल नहीं गए, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, लेकिन वो उनकी डीप स्टेट क्या सोच रही है, ज़ायनिस्ट लॉबीज़ क्या कर रही हैं, इसको डिले क्यों कर रही हैं। तो या तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अचानक इसको ऐलान करेंगे, अगर ऐलान नहीं करते तो यहाँ मशरिक़ वस्ता डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ये आप जहन में रखें। क्योंकि आज तमाम दिन उधर जब आग लगी है रात को, तो आज तमाम दिन एक बार फिर हूतीज़ के जो मिज़ाइल हैं उनसे और ड्रोन से वो गूंजता रहा है पूरा इसराइल। तलवीव का तलवीव, बेंगोरियन एयरपोर्ट, ये साउथ की बंदरगाह, उधर हैफ़ा के ऊपर, हैफ़ा जो है उसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं। ये हैफ़ा जो वही है जहाँ पे वो बहाउद्दीन जो भाई भी लेके, जहाँ पे भाई मसलक के जो वहाँ पे रूहानी पेशवा हैं उनका मज़ार है वहाँ। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये हैफ़ा के ऊपर बाकी जगहों पे हर जगह पे ये आज हूतीज़ ने खोल दिया, लेकिन उसके नतीजे में अगर ये बात आगे नहीं बढ़ती, लेकिन तैयब एर्दोगन इसमें ज़ामिन है और इसराइल के ख़िलाफ़ उनका बहुत बड़ा स्टांस है, बल्कि ना सिर्फ इसराइल के ख़िलाफ़ है, हमास की क़यादत भी वहाँ मौजूद है। इसी तरह से ईरान, ठीक है ना, इसी तरह से कतर, अमीर कतर इस वक्त आसियान में और चाइना के साथ, वहाँ चाइना के साथ उनकी बात भी हो रही है कि वज़ीर आज़म और आसियान के मुल्क हैं सारे, ये सारे मुल्क, और सऊदी अरेबिया इसमें गारंटर बना के, इजिप्ट ने प्लान पेश किया, वो सऊदी अरेबिया ने अप्रूव किया, यूएई ने किया, अरब लीग ने किया, ओआईसी ने किया, फिर यूरोप ने किया, फिर अमेरिका ने भी कर दिया, फिर उसके बाद चाइना, रशिया, पूरी दुनिया। तो पूरी दुनिया जो है वो क्या, उसे एक नतन्याहू नहीं काबू में आ रहा,
तो किसी अब ऐसी जगह ये मामला सारा खड़ा हो गया है कि अगले 24 घंटों में 48 घंटों में स्टीव विटकॉफ को कहीं ना कहीं निकल के आना है सामने। एक दफ़ा कहते हैं कि हो गया है, अच्छा हमास नहीं मान रही। हमास तो पहले दिन से कह रही है कि भाई आप दूसरे जो मरहला था इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं शुरू करते। आपने आते ही, आपको पता नहीं इन्होंने आते ही क्या किया था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही इन्होंने कहा था स्टीव विटकॉफ जाओ और जाके जंगबंदी का शुरू करवाओ। ये वो जो बाइडेन दौर के मुआहदे थे कि 3 मराइल में जो है ये सीज़ फायर होगी और आगे मामला जाएगा, तो वो उस पर भी तैयार हो गए। फिर उसके बाद ये बात हुई कि जी टेक्नोक्रेटिक सेटअप, उसके ऊपर भी नाम सारे बनने शुरू हो गए, सारे हो गए तैयार। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी वो असला सारा फेंक दें, तो असला सारा फेंक दें और वो इसराइली फ़ौज घुस जाए तो कोई गारंटी तो हो नहीं। तो वो स्टीव विटकॉफ मिलकर आ गए थे एडन अलेक्जेंडर के साथ, रिहाई इसी बात पे हुई थी एडम बॉयलर की। तो अब जो है वो एक ऐसी जगह ये अपनी तस्वीर उतरवा रहे हैं। अच्छा तस्वीर में जो गए हैं ना यहाँ पे, ये जब ये सुरंग के अंदर से मैसेज ये भेज रहे हैं, रिकॉर्डिंग बड़ी अजब सी है कि ये बड़ी एक शैतानी सी मुस्कुराहट सड़क पे लाके अपने मुंह पे लाके कहते हैं सुरंग के अंदर कि मैं आपको सबको बताना चाह रहा हूँ कि अगले 24 से 48 घंटों में आप एक बहुत बड़ी खबर सुनेंगे मेरी तरफ से। तो अब वो बड़ी खबर क्या ये थी कि शहादतें हो गई, या ये थी कि उन्होंने खाना अपनी ही एक टीम के ज़रिए अंदर भेज दिया है जिसके ऊपर सऊदी अरब और बाकी मुल्कों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के भी किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं था। तो ये अब, और सबसे बढ़ के बात यह है कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन को कुछ हो जाता उस दिन, और उसका सबूत जो रशियन इंटेलिजेंस कह रही है कि इस पे अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इतना हमें पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात का इल्म नहीं था, और हम प्रेसिडेंट ट्रंप को हमने ये बता दिया है या बताना है स्टीव विटकॉफ को क्या कि इसमें आपकी इंटेलिजेंस और कौन से मुल्कों की इंटेलिजेंस थी जो कि प्रेसिडेंट पुतिन को हिट करने जा रहे थे 20 तारीख को। तो बड़ी अनसर्टेनिटी है। मैं आखिर में सिर्फ प्रोग्राम का इख्तिताम जो है एक फॉरेन पॉलिसी जो है उसके हवाले से, मुझे तो ये बात बड़ी मेरे लिए हैरान कुन है कि मैं यहाँ पे 49 न्यू इंडियन एक्सप्रेस दिखा रहा हूँ कि अमेरिकन एम्बेसी ने इंडियन स्टूडेंट्स को कहा है कि ड्रॉपिंग आउट और क्लासें छोड़ोगे तो वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा ये तो बड़ी एक बहुत ही अजीब सी बात है कि ये अगर बच्चे हैं क्लासों से निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अगर वो इधर उधर जाते हैं कहीं तो उनका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये इंडियन जो देखिए ना, ये तो इनको उठाना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। चाइना के बाद शायद सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो तो भारत के हैं अमेरिका में, तो ये क्या बात की इन्होंने कि जी अच्छा। फिर उसके बाद अब ये देखें ना कि ये वहाँ पर ये और भी अगर किसी न्यूज़पेपर को हम कोट कर सकें तो ये वहाँ पर उनका कहना ये है कि जी स्टूडेंट्स के वीज़े कैंसिल होने शुरू हो जाएंगे अगर वो बाहर घूमने फिरने के लिए गए हमें बताए बगैर। यूनिवर्सिटीज़ को वो बताएंगे। और ये बिजनेस टुडे 50 स्लाइड, ये यूएस फ्रेश वार्निंग टू इंडियन स्टूडेंट्स, लूज योर वीज़ा इफ़ यू स्किप क्लासेस विदाउट इन्फॉर्मिंग। ये क्या है, मतलब ये किस तरह की डिप्लोमेसी है। ये इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और वो इनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं हर दूसरे दिन। तो ये मुझे तो ये अब पता नहीं शशि थरूर मसला उठाएंगे या ये, लेकिन ये मसला देखिए मुल्क का मसला, बच्चों का मसला है। ये हिंदू देखें, हिंदू ने क्या लिखा हुआ है, एनडीटीवी, वीज़ा में भी रिवोक्ड, हिंदू यूएस स्टूडेंट वीज़ा में भी रिवोक्ड, स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट स्किप क्लासेस विदाउट इन्फॉर्मिंग। ओ भाई क्लासों से बच्चे वैसे ही बच्चे बताए बगैर चले गए तो उनका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। वीज़ा में भी रिवोक्ड इफ यू स्किप क्लासेस, यूएस एम्बेसी वार्न्स इंडियन स्टूडेंट्स। ये क्या बात है भाई, ये तो अजीब सी बात है कि वो 2-3 दिन क्लास में नहीं आए, उन्होंने कहा जी आप जो है आपका वीज़ा रिवोक हो गया। ये भी नहीं कि पूछा गया बच्चों से। तो ये एक स्टूडेंट वीज़े सारा जब क़यादतें इस तरह की हो मोदी जी जैसी, तो फिर उसके बाद ये होता है कि वो पूरी कौम सफ़र करती है और वहाँ से भुगतती है जिसको आप स्ट्रेटजिक पार्टनर कह के। और फिर ये है कि ये पूरे के पूरे आप देखेंगे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। स्पेसिफिकली उनकी एम्बेसी ने कहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स अगर क्लास से बाहर जाएंगे हमें बताए बगैर तो वीज़ा रिवोक हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।